तो मैं अपनी ओर से और मेरे भाई और बैठे हैं फार्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री युवक शर्मा जी, और मेरे दाईं ओर बैठे हैं अशोक शर्मा जी जो फार्मर एमएलए हैं और प्रोविंस में प्रोविंशियल बॉडी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और अश्विनी हांडा और विशाल चोपड़ा, उन पांचों की तरफ से पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुआ तब से मैं कहूँगा कि मुझे, विशेषकर मुझे पहली बार फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्तालाप का मौका मिला है। तो मुझे देखकर खुशी हुई कि काफ़ी संख्या में हमारे पत्रकार भाई, नौजवान साथी जो अक्सर में मिलते रहे अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग जगह पर, आज सब यहाँ आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, पार्टी बनने के बाद जनाब आज़ाद साहब ने जब पहला नवरात्रा को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का झंडा भी सबके सामने रखा और पार्टी का एजेंडा और उसका मकसद कि ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, ये सब चीज़ें आपको बताई। इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कल्मिनेट हुए 2 दिन पहले, जिसमें हमें हमारी लीडरशिप जो पार्टी की गुड बाय कहना पड़ा। और उस समय भी जब हमने इसका फैसला लिया तो तब भी हमें प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला और हमने 2 लाइन में इस बात को बताया कि इन साथियों को हमने अलग इसलिए किया है कि इनकी गतिविधियां, इनकी जो वर्किंग थी, इनका जो तरीकाकार था वो पार्टी के हक में नहीं था, इसलिए फैसला लिया गया और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आज कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और उसमें कई बातों का जिक्र किया गया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जब कांग्रेस में थे हम तो 3 साल तक कांग्रेस में एक संघर्ष चलता रहा और वो संघर्ष आज़ाद साहब ने उसको लीड नहीं किया, वो संघर्ष लीड करते थे हमारे वो नेता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में बात करी है। और उन नेताओं की वजह से ही मैं समझता हूँ कि शायद ये पार्टी वजूद में आई। आपको पता है कि उस दौरान जब हम कांग्रेस में थे तो 3 साल एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे यहाँ लोकल लेवल पर, स्थानीय सतह पर वही नेता जिन्होंने आज कुछ बातें करी हैं और उन्होंने बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने बार बार ये कहा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की मीटिंग को बाइकाट ना करें,
तो ये सारी बातें उस समय उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने ही एक इतनी मीटिंग, लगभग 20-30-40 मीटिंग हुई होंगी, दिल्ली में हुई, यहाँ हुई, और जिन मीटिंग में हम भी होते थे, उन्होंने ये कहा कि अब कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस में हमारी कोई कदर नहीं है, इसलिए आज़ाद साहब पार्टी बनाइए और हम उस पार्टी में काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, रियासत के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारा उन्हीं का एजेंडा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें ये भी कहा गया, कुछ गोलमोल तरीके से कहा गया कि अगर किसी को जब पार्टी बनानी है तो जाना है तो वो सीधा सीधा बीजेपी में जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 2-3 प्रश्न है मेरे सामने, इस समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज़ाद साहब ने हमेशा ये कहा कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारी सोच सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के साथ चलना चाहते हैं। हमारा उन जमातों से जिनकी सोच सेकुलर नहीं है हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं आज उनको ये पूछना चाहता हूँ, उसी नेता को पूछना चाहता हूँ, जब पार्टी बन गई तो पार्टी बनने के बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार उन्होंने, जो आज उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, हमने सेकुलर सोच के साथ जाना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट बोला और कितनी बार बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने मीटिंग्स करी, वो बताएं हमें। और न केवल वो, बल्कि इसके साथ साथ उनका राब्ता लगातार मुतवातिर कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के साथ बना रहा। खौर में मीटिंग थी, जब उन्होंने मीटिंग रखी तो पैरेलल मीटिंग वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट ने वहाँ रखी, विकार रसूल ने, और जब विकार रसूल ने मीटिंग रखी तो उसने कहा, इस नेता से कहा कि आप वहाँ मीटिंग मत रखिए, और उनके कहने पर उन्होंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मेंबर हैं, आपने कसम खाई है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मजबूत करना, आज़ाद साहब के हाथों को मजबूत करना, आज़ाद साहब की सोच को आगे ले जाना, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना, तो फिर बताइए आप इन 2-3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारे पर क्यों काम करते रहे? और इसके साथ साथ एक हमारी जो पार्टी है, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, हम एक सफाई के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डीएनए, उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरा डीएनए जो है वो शुरू से ही कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस नेता को, वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीते, उन्होंने तो कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट काम किया और एमएलए बने, और आज़ाद साहब ने उनको एमओएस बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो उस समय यहाँ डीएनए की क्या बात है कि मेरा डीएनए शुरू से कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, और जब खुद वो एक ऐसे झंझट में फंस गए, एक टांग कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग किसी दूसरी पार्टी के साथ रखी हुई है, तीसरी अपना जो सोच जो है वो डीएपी के साथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जो पार्टी बनी तो इस पार्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा जो लीड ली वो विकार रसूल जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, और श्री तारा तंदी जो आज एक एंटी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीड उन्होंने ली। आज़ाद साहब ने नहीं कहा कि आप पत्नीटॉप मत जाइए, आज़ाद साहब ने कहा कि आपको पत्नीटॉप जो कैंप है कांग्रेस का वो अटेंड करना चाहिए।
और इन वन ऑफ द मीटिंग्स, एक मीटिंग में विकार रसूल साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं इस समय, उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत राहुल गांधी को करता हूँ और अगली बार जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे मैं उनको गले से पकड़ूंगा और उनके साथ मारपीट भी करूंगा। आज सबसे ज़्यादा हितैषी वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बन गए और वो भी उसी में सबसे आगे थे इस डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के फॉर्मेशन में, और उन्होंने ही मजबूर किया। आज बदकिस्मती है, आज वो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए क्योंकि आज़ाद साहब, हमने सोचा अकेले न पड़ जाए। आज़ाद साहब ने नहीं उनको बुलाया, आज़ाद साहब को आपने मजबूर किया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने के लिए। 3 साल तक आपने कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करी, हम भी उसमें शामिल थे जो कांग्रेस के लोग थे। तो ये सोचना चाहिए कि इस समय आपने टोटल। मेरे 2 सवाल हैं। जो पिछले 1.5-2 महीने से जोड़ तोड़ का माहौल बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टी से, उसको देखते हुए आप डीएपी का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या डीएपी ने जो एक्सपेल किया है जिन लीडर्स को, क्या समय रहते वो सही फैसला था? क्या मानते हैं अगर इस फैसले में थोड़ी सी भी देरी होती तो वो लोग घर का भेजी लंका ढाने जैसा काम करते? देखिए, ऐसा है, 2-3 सवाल हैं आपके। पहली बात तो यह है कि डीएपी में जो लोग आए हैं दिल से आए हैं। डीएपी जोड़ तोड़ की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखती है, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि वो लोग जिन्होंने ये जोड़ तोड़ करने की कोशिश की उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तीसरी बात, डीएपी अगर वो कल आना भी चाहेंगे तो किसी भी सूरत में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी भी सूरत में उनको एक्सपेक्ट नहीं करेगी। ये हमारे लीडर का फाइनल फैसला है। टोटली बंद, बिल्कुल बंद है। और कितने नाम हो सकते हैं, और कितने नाम हो सकते हैं उनके अलावा? देखिए, आज आपने देख लिया पिछले 48 घंटों में उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। फाउंडर मेंबर्स के घर में गए, लीडरों के घर में गए, और जो उनके नेता इस समय बने हुए हैं उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया में बयान दिया था। 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 64 थे जब आए और जब जाएंगे तो 124 होंगे। मैंने तो 124 नहीं देखे आज कि वो 124 कहाँ हैं, एक घर में जाने के बावजूद भी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर जहाँ जुनायद साहब बैठे हुए हैं, मैं सभी का जो इंटरव्यू सुनता हूँ, लेकिन इनका इंटरव्यू उसी रात को मैंने सुना जिसमें जब उन्होंने पूछा उनको राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी शान से जब राहुल जी यहाँ आएंगे तो हम उनके साथ शामिल होंगे। इट मीन्स कि देयर माइंड वाज प्री डिटरमिन्ड। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने पार्टी को छोड़ना है और इस डीएपी को हमने डैमेज करना है। आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में घर वापसी करेंगे, उन्होंने एक डोगरी में चीज़ कही कि जेड़ा छड्या ग्रां दा की लेना था। ये हाँ मैं उनकी इस चीज़ में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोले, एक तो जो पहले आप कह रहे थे कि क्या उनको वापस लेना या वो गए हैं, उनका उस वक्त भी श्री ताराचंद जी का एक रोल था कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, चाहे वो जूनियर है, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट इसको बनाना चाहिए क्योंकि उनके लिंक्स और उनके साथ अच्छी इंटीमेसी थी, वो भी शायद आपको मालूम होगा। लेकिन खैर, जिस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद हालात चेंज हो गए, क्योंकि हम बेशक कहें कि आज़ाद साहब यहाँ आए, लेकिन आज़ाद साहब के दिलों में जम्मू कश्मीर की जो जुटी है, लोगों का जो प्यार है, वो हमने उस वक्त देखा था 5 अगस्त 2019 में, जब उन्होंने बोला था कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो टुकड़े हुए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और साथ साथ में ये भी आम जनता जानती है कि जिस जोशो खरोश के साथ, जिस ताकत के साथ उन्होंने बीजेपी के होम मिनिस्टर को कहा था कि आपने सत्यानाश कर दिया इस स्टेट का, आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई भी ऐसी स्टेट जो
कभी आज तक स्टेट से जूटी नहीं बनी, जूटी से स्टेट बनती है। ये बातें उस वक्त कही थी, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। ये आप सब जानते हैं कि कितना उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कहा था। लेकिन फिर भी जिस वक्त हम सब ने प्रेशर डाला आज़ाद साहब को कि आपको जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, उनकी भी एक, जैसे आपने सुना है पिछली दफ़ा जब पार्टी बनी तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें वापस लेनी है, ज़मीनों पे इशू पे था, बेरोजगारी के इशू पे था, ये सारे इशू थे। हम सब लोग आज़ाद साहब से फाइट करते थे कि आप किसी ना किसी ढंग से, चाहे पार्टी बेस पे आइए, चाहे जहाँ पार्टी के अलावा आइए। एक स्टेज ऐसी आई, ये लोग सब बैठे हुए थे, इन्होंने खुद कहा कि सब हम इसमें जितना भी साहब ने, आज़ाद साहब ने कहा कि मेरे पास शायद फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पर पार्टी बनाकर चलूँ, लेकिन इन्होंने सारी उनको पूरा कहा कि हम पैसों का भी बंदोबस्त करेंगे, जो भी इसमें बर्डन होगा वो हम झेलेंगे और उसमें आप पार्टी बनाइए। तो खैर आपके सामने है, आज़ाद साहब ने जब फैसला किया, क्योंकि हमारे कहने पे भी आज़ाद साहब का फैसला था, इनके कहने पे था, हालांकि सबसे ज़्यादा रोल इनका था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के प्रति भी आज़ाद साहब का था। जैसे 5 अगस्त 2019 में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर वापस किसी तरीके से लाना है तो यहाँ वापस उस फाइट के लिए यहाँ पर आए, वो आप सब लोगों को मालूम है। रही बात जहाँ तक 3 साल के बाद जब डीएपी पार्टी बनी, हम सब ने, ये लोग भी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ कर सब ने हिस्सा लिया। उसमें किसी के दिल में ये नहीं था कि हमने आगे कैसे बढ़ना है या कैसे, इसमें कोई त्रुटियाँ थी, लेकिन कहीं ना कहीं शकूक था। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे उन्होंने बातें कही, आपने भी सुनी, उन्हीं की बातों का अगर आप सारा अगर निचोड़ निकालें, कथनी और करनी में फर्क, उनकी कथनी और करनी में। मैं कई दफ़ा हंसता हूँ, वो डोगरी में कहते हैं ना सुखदा साहब थे लैन देता थे, ना इतने लैन दिया ना। उनकी कथनी और करनी में ये फर्क था कि जब उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन किया, इन 4 महीनों के अंदर, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि आज़ाद साहब ने काफ़ी कोशिश की कि हम किस तरीके से डीएपी को मजबूत बनाएं। आप सब लोग भी कहते थे कि कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन रही, कब आपकी पार्टी बन रही है। आज यहाँ मैं समझते हैं, हमारे कहने पे हो सकता है कि अगर 200 ऑफिस बिरर बने हैं, उसमें से 160 के करीब उनके ऑफिस बिरर हैं। सारे ऑफिस बिरर 160 के करीब उनके हैं, 200 में से सभी ऑफिस बिरर होंगे। उनकी लिस्टों से, मतलब उन्होंने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक बनाए। और हम यहाँ, हमें कई दफ़ा आज़ाद साहब को कहते थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, हमारे पास इनपुट ये है कि इनका लगो लगाव जो है वो बकार सूर के साथ है, इनका लगो लगाव जो है वो पीसी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उसके साथ है, इनका जो लगो लगाव है वो जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके साथ है। हम कई दफ़ा कहते थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चेयरपर्सन है वो इस बात को नहीं मानते थे। नतीजा ये निकला कि बहुत से ऐसे टाइम आए इन टाइम 4 महीने के अंदर, लेकिन हम कई दफ़ा महसूस करते थे ये है। और उसके बाद एक दफ़ा हमें कल यहाँ पता चला कि रजनी मैडम जी यहाँ पर आई हुई थी, उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई। अभी मैं ये कई दफ़ा हम जब सुनते थे, लेकिन उसके साथ ही मैं ये बात कहूँगा कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो कई दफ़ा हम बुलाते थे, कई दफ़ा आज़ाद साहब ने बुलाना उनको इन 4 महीनों के अंदर, लेकिन उनका मकसद हमें ये लगता था वो यही था कि हम किसी तरीके से ऑफिस बिरर बने और पार्टी छोड़कर चले जाए। अभी आप जो इस वक्त देखिए, आप 8, 10, 15, 20, 10, 15 दिन आप मीडिया वाले के बीच में से बात निकलती है कि इनका कहीं ना कहीं टाई अप है, कहीं ना कहीं इनका मेल मिलाप है, कहीं ना कहीं इनका जोड़ है। आज जो इस वक्त ये जो अभी रिसेंटली हुआ, जिस वक्त पीसीसी ये अपना सारी वर्किंग कमेटी बनी, हमारी जो पार्टी डीएपी की जो ऑफिस बिरर बने, उसमें से सभी ऑफिस बिरर इनके थे। और इन 3 दिनों में 4 दिनों में आज़ाद जब से यहाँ पर चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे, इनके पास टाइम नहीं था, ये नहीं आ रहे थे 4 दिन से उनसे मुलाकात कोई नहीं कर रहे थे, हालांकि उससे पहले भी नहीं कर रहे थे, इनकी मंशा होती। अब ये अलॉन्ग विद पार्टी पोस्ट जो ऑफिस बिरर थे 160 के साथ, उनको लेकर जाना चाहते थे यहाँ। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे यहाँ जिक्र हुआ लिंक्स की बात है, उसमें अगर कोई आपको उस पर क्लैरिफाई करना हो, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लिंक ये है कि अगर खोड़ में जलसा होता है, वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट जलसे में जाना है, एक दफ़ा उसने अपनी विजिट को कैंसिल किया, दूसरी दफ़ा फिर विजिट थी वहाँ पे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो भी उन्होंने कैंसिल किया। उसमें कोई क्लैरिफिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम क्लैरिफाई करें कि उनके लिंक थे या नहीं थे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अभी रिसेंटली जो उनकी यहाँ पे ये बात चली, उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लुक है वो क्लियर है कि सेकुलर के साथ कहीं पे भी बैठ सकते हैं, हम सेकुलर जमात के साथ हम अलाइंस कर सकते हैं जब वक्त आएगा। अभी तो वक्त है नहीं ऐसा इलेक्शन का, लेकिन यहाँ तक हमारा कोई ऐसी इरादा नहीं है। हम बीजेपी के खिलाफ तो खुलकर बोलते हैं, कभी भी आप देख लीजिए, जब से ये 4 महीने से पार्टी बनी है, मेरे स्टेटमेंट देख लीजिए आप, उसके खिलाफ भी बोलते रहे। और जहाँ तक हमारी
जो अपोनेंट पार्टी है जिसके साथ हमारा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम उनके इश्यूज के ऊपर भी बक्तन बेबक्तन बोलते रहे। लेकिन इनका ना वहाँ जहाँ ये वापस गए घर वापसी कर रहे हैं, ये इनका जो क्लियर सा लग रहा है जो आज की इशू में इनका ध्यान फिर वहीं पे है। ये कहते हैं कि हमने फिर वहीं पे हमारी अटैचमेंट है, तो उस हिसाब से कभी ये उनके खिलाफ भी बोले ना ही ये पार्टी के खिलाफ बोले। आगे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी स्थिति भी, ऐसी स्टेज भी आई कहीं पे, बड़ी सारी जगहों पे ऐसी स्टेज आई। हम एक यहाँ पर जिस वक्त भी मीटिंग करते थे तो इनके जो अल्फाज थे वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं थे पहली बार, और ना ही बीजेपी के खिलाफ थे। इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अगर हम सारा इसका रिजल्ट आज निकालें, ये जो हालात बने जैसे आज की स्थिति थी, आज हमें मजबूरन जो हमारी चेयरपर्सन थे, जो हमारी कमेटी थी, उसमें ये उनका अकेले फैसला नहीं था। जब हमने ये 3-4 दिन से जब देखा यहाँ पर मीडिएटर का रोल, जो हमारे सीनियर प्रेसिडेंट थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनको कहा गया कि आप उनको पूछिए वो चाहते क्या, उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। जैसे मान लो वो कहते हैं कि सब 90% पोस्ट है उनको दी, वाइस चेयरमैन वो, जनरल सेक्रेटरी वो, ऑफिस ब्यूरो सारे के सारे वो, आज वो यहाँ वो बैठे थे प्रेस में, वो सारे ऑफिस ब्यूरो हैं। लेकिन उनकी सोच सबसे बड़ी ये थी कि वो अपनी बात मुख से नहीं निकाल रहे थे क्योंकि उनकी मंशा कुछ और थी। इवन एक स्टेज आई जिस वक्त हमारी जोनल कमेटियों की मीटिंग होती थी, वहाँ पर ये भी कहते थे कि आज़ाद साहब को समझाया जाए, आज़ाद साहब को कहा जाए कि हम वापस पार्टी के अंदर जाते हैं, ये भी लोग वो कहते थे। तो चलो अब ऐसे पीसीसी प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे थे पीरजादा सैयद साहब, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप उनको पूछिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो इन्होंने इस वक्त जैसे आपके द्वारा भी कहा कि ये जो लोग आए हैं ये ज़्यादातर लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये ज़्यादातर लोग ये वहाँ के हैं। अब जैसे मैं हूँ कटरा का या रियासी का एमएलए रहा हूँ, ये कहते हैं ये भी डोडा का है। अब यहाँ तक मुझे कहते हैं, हालांकि यहाँ तक मेरा बर्थ प्लेस रामबन हो सकता है। आज से जब मैं पैदा हुआ, मैं 5 साल का था तो रियासी में आ गया, उसके बाद मैं कटरा में आ गया, कटरा में आ गया, आज मैं जम्मू में हूँ। आज ये अगर छोटी छोटी बातें कहकर अगर इनको ये बात कहनी हो तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि वो कोई बात डोगरी में कहते हैं कि महाराज सारी गल्लां ठीक है लेकिन आटा गूंदे अपना लक ला लिया। ये साहब है इनका हिसाब। आज मैं सबसे आपसे ये कहूँगा कि इनकी जो सोच के प्रति, जैसे पीरजादा साहब ने पूछा, इनका जवाब ठीक नहीं था। फिर लास्ट में पीरजादा साहब ने कहा कि इनको टेलीफोन करके इनको मैसेज दो, मीटिंग रखो। 5 आदमी की मीटिंग रखी थी, 3 ये लोग थे, 2-3 हम लोगों को बुलाया गया। जब मैसेज दिया, रात को मैसेज दिया तो इनका जवाब आया कि नहीं, हमने यहाँ नहीं आना है, हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में बिजी हैं। आज मुझे बताइए, जब मैसेज दिया हो चेयरपर्सन का, आप रहे हो, जब आपको मैसेज दिया जाता है, फिर आपको टेलीफोन किया जाता है, आप कोर्ट जाना, आपने कहा कि कंस्टिट्यूंसी में जाना, दूसरा कहता है मैंने जिसकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है मड़ बनेगी, वो कहता है मैंने मड़ कंस्टिट्यूंसी में जाना है, तीसरा कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे आप नहीं। फिर उसके बावजूद भी हमने इंतजार किया कमेटी ने, लेकिन जब हमें ये लगा कि जब ये बार वक्त ये सबको टेलीफोन कर कह रहे थे कि आप तैयार हैं, आपने चलना है वापस पार्टी के अंदर, तो जब ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आई, इनपुट्स आए डायरेक्टली, वहाँ सब लोग जो जिनको कहा जा रहा था उन लोगों ने भी ये कहा, तो मजबूरन हमने अपने चेयरपर्सन को कहा या तो आप उनको रखिए या हमें रखिए। और उस वक्त हालात बने कि उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि जब उनकी नीयत नहीं है, ना वो बुलाने पे आते हैं, ना वो मैसेज देने पे आते हैं, और जो हमारे पास जो आप लोग कह रहे हैं कि जब आप लोगों को कह रहे हैं कि आप पार्टी के लिए तैयार जा रहे हो, हमें वापस पार्टी के अंदर जाना है, तो उसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि उनका फिर ये मानना था कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज मैं यहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने जितनी बातें कही है, जितनी कुछ बातें कही थी, उसका हम इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा आपको बताने के लिए। रही बात जहाँ तक आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब के लिए वो कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने उनको लाया था, इन्होंने मेहनत की थी उनको लाने के लिए, लेकिन इनकी सोच ये थी कि ये उनके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाना चाहते थे, ये उनको मजबूर करना चाहते थे हर एक फैसले के लिए कि जो हम कहें वो होगा। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे लीडर हैं, जो आप भी जानते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो उसमें नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल नहीं है, ही इज एन इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन कभी अकेला नहीं होता। ये उन लोगों को की कम जहनी है जो ये सोचते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद इंस्टीट्यूशन जो है वो अकेला पड़ गया या अकेला पड़ जाएगा। ये जो ऐसे इदारे होते हैं जो
दर पीढ़ी चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपने जहन से ये निकालना देना चाहिए कि वो उनके जाने से कोई अकेला पड़ेगा। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग कहते हैं, खासकर टीचर्स कहते हैं कि साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो आदमी आप बिठाते हो वो तो हमसे ट्रांसफ़र की उजरत मांगता था, हम उसकी उजरत मांगता था। और हमें बहुत बुरा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हमसाया उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो आदमी व्यक्ति बैठता है वो इस काबिल नहीं है और हमें घृणा होती है। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ उन लोगों को, उन तमाम इस रियासत के टीचर्स को जो हमें बार बार ये कहते थे कि टीचिंग प्रोफेशन में रह के भी हमको उस तरफ जाना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। आज उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी उस लानत से आज़ाद है, वो उससे परे हट गई है। दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद है, इस पार्टी का मिशन है गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस कैसे आएगी? तभी आ सकती है जब हम ये कर पाएँ कि हम लोगों को इंसाफ दे पाएँ, सियासत को तजारत ना बनाएं, इसको किसी और अखाड़े में ना ले जाएं, हमारे चेहरे जो हों वो साफ हों, हमारे करनी और कथनी में फ़र्क ना हो, हम कोई इम्तियाज़ ना करें। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो आज बातें कर रहे हैं, वो कहीं जाके दंडवत प्रणाम करते रहे हैं और आज अपने आप को सेकुलर कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपको अपनी ज़ुबान से नहीं निकालनी चाहिए, वही बात करें जो आपको उल्टा ना पड़े। और कई चीज़ें यहाँ हैं जो वक्तन फ़क्तन हम आपसे मिलेंगे और जनता जो जम्मू कश्मीर की है उसको हम आगाह करेंगे कि क्या क्या ये लोग थे, क्या क्या ये लोग करते रहे हैं और किस हद तक इस रियासत को पहुँचाया है। आज ज़्यादा बात न करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर ने गोल्डन पीरियड देखा है बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि बख्शी गुलाम मोहम्मद क्या ग्रेट आदमी था, जो उसके पास गया, जैसे गरीब नवाज के पास कोई जाता है दुआ मांगने नहीं आता था। और 2 साल 4 महीने का जो चीफ मिनिस्टर का शासन गुलाम नबी आज़ाद कर रहा है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि ये गोल्डन पीरियड था। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, क्या क्या यहाँ सड़कें, स्कूल, अस्पताल, क्या क्या नहीं यहाँ हुआ। और 2 साल 4 महीने का पीरियड एक गोल्डन पीरियड था। वो एक शासन हम वापस लाना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब के रूप में देख के इस रियासत को वापस बहाल कराना चाहते हैं। उसके लिए हमारा मिशन है। हमारा मिशन है जो लोग आज यहाँ सड़कों पर भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, धरने में बैठ रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा, उनकी सुन नहीं ले रहा, उनके आंसू जो है वो पूछे जाए। आज हज़ारों PSOs हैं, डेली वेजर्स हैं जो परेशान हैं, उनका कोई देख नहीं रहा, उनकी सुन लेनी है। हमें किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मैं तमाम लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करें। उसमें जब आप गंदे हाथ कहीं डालेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो पाक अगर हैं तो डालें, वरना आप मत डालिएगा। तो इसलिए डंके की चोट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आपको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा जो इन सालों में आपने कहा है। हम लोग चप्पल और प्लास्टिक के बूट पहन के आते हैं पॉलिटिक्स में और फिर आलीशान बंगलों में रहते हैं। ये हमको सोचना होगा कि कैसे वो बंगले बने। उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, वो होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के कि हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक मिशन के द्वारा जो है वो लोगों का काम करना, उनको यहाँ डेवलपमेंट करनी, यहाँ अमन लाना और यहाँ राहत लानी, यहाँ रोजगार लाना और हमें अपनी इज्जत को बहाल करना।